जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहे हैं हम प्रारंभ करने कक्षा 11वीं की दूसरी राजनीतिक विज्ञान की किताब को, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। आज हम चल रहे हैं उसके पहले अध्याय को समझने। पहला अध्याय ही किताब के नाम पर आधारित है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय इस अध्याय का नाम है। तो आइए जानते और समझते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में हमें पढ़ाया क्या जाता है, क्या है राजनीतिक सिद्धांत और किन सिद्धांतों पर चलनी चाहिए राजनीति। पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल प्रिंसिपल क्या होता है, आज हम चल रहे हैं इन बातों को समझने कि पॉलिटिक्स में कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए और वो कौन से प्रिंसिपल होने चाहिए। पॉलिटिक्स में भी कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए जिन पर पॉलिटिक्स को चलना चाहिए। तो वो कौन से प्रिंसिपल हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं जिनका अनुसरण करना चाहिए राजनीति विज्ञान को, कौन से प्रिंसिपल। तो आइए विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। आप ये देखिए, एक कार्टून है, आपका अध्याय प्रारंभ करने से पहले एक कार्टून है जिसके माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या इन कार्टून में क्या कहा जा रहा है, लीजिए एक और किताब याद कीजिए। क्या कह रहा है ये लड़का, लीजिए एक और किताब याद कीजिए। तो इसके जवाब में लड़की क्या कहती है, लेकिन हम उन्हीं चीजों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी है, जुड़ा है नहीं, जुड़ी है। तो ये लड़की कह रही है कि हम इस किताब में भी उन्हीं विषयों पर बात करेंगे जिनका संबंध हमसे है, जुड़ा है। तो थोड़ी देर में टीचर साहिबा क्या कहती, थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए यह कक्षा कुछ अलग होगी। जरा पन्ने पलटकर पृष्ठ 8 पर दिए बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़ो। पृष्ठ 8 देखो, पृष्ठ 8 कहां है, पृष्ठ 8 ये रहा आपका, यहीं पर सुकरात के बारे में लिखा हुआ है। तो आप सुकरात को पढ़िए, सुकरात क्या कहता है ये रहा लिखा हुआ है ना। सुकरात को पढ़ना है, पढ़ेंगे हम लोग बाद में। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे यह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया। यह तो सच में अलग है। सुकरात कौन है, ठीक है, यह सुकरात कौन है, ये सारी बातें हम इस किताब में विस्तार पूर्वक जानेंगे। हम उन राजनीतिक सिद्धांतकारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने राजनीति के लिए कुछ सिद्धांत बताए हैं, जिन्होंने कहा है कि राजनीति को कुछ सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए जिसके अनुसार राजनीति देश, समाज और लोगों का हित कर सके। कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं राजनीति के संबंध में, किनके द्वारा, राजनीतिक सिद्धांतकारों के द्वारा, कि कुछ चीजें बताई हैं। उन्हीं चीजों को हम आज इस किताब में चल रहे हैं पढ़ने और समझने। पहले तो हम राजनीति को समझ लेते हैं। राजनीति किस खेत की मूली को कहा जाता है, कौन सी खेत की मूली को राजनीति कहते हैं, पहले हम इससे तो वाकिफ हो जाएं, फिर आगे की बातों को विस्तार से समझेंगे। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है, उसके पास विवेक होता है, विवेक मतलब दिमाग होता है, और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य अपने अंतरात्म भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिसे अच्छा और वांछनीय मानता है अपने उस विचार का साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्तित्व के इन जुड़ाव पहलुओं में होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है, राजसत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इस किताब में चल रहा है मिलने। ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, ये किताब आपको आपसे वाकिफ कराने का काम करेगी, आपको आपसे वाकिफ कराने का काम करेगी।
मतलब एक देश को किन सिद्धांतों का अनुसरण करके चलना चाहिए, किन बातों को मानना चाहिए, राजनेताओं को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, हमें एक नागरिक के तौर पर क्या जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, ये सारी बातें आपको ये किताब बहुत विस्तार पूर्वक चल रही है समझाने कि एक नागरिक के तौर पर हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, हमें किन सीमाओं में रहकर अपने अधिकारों को यूज करना है। ये सारी बातें आपको ये किताब चल रही है बताने और समझाने। आगे सुनिए। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है या इनके और अन्य संबंधित अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इस अवधारणा की मौजूदा परिभाषा को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाएं सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और समसामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। मतलब आपको ये काबिल बनाने वाली है आपकी विचारशीलता के लिए, आपके अंदर प्रश्न पैदा करने का काम ये किताब करेगी कि मतलब आप चीजों के बारे में सोचना सीखें कि कैसे किसी विषय को टैकल किया जाता है, कैसे उस विषय पर बात की जाती है, ये सोचने के काबिल बनाएगी आपको ये किताब। क्या सच में हमारे समाज में स्वतंत्रता, समानता जैसे सिद्धांतों को वास्तविक तौर पर अमल में लाया जा रहा है या नहीं? देखो, जब तक आप इन विषयों से परिचित नहीं होंगे तब तक आप इनका आकलन भी नहीं कर पाएंगे। आपके लिए मापने के लिए, आपको अगर इन चीजों को मापना है तो मापने का एक मापदंड तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर हमारे पास किसी भी चीज के वेट को मापने का मापदंड नहीं होगा तो हम कैसे किसी चीज का वेट मापेंगे? मापने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि हाँ, किसी भी भारी और ठोस चीज को मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ये उसकी मापने की यूनिट है, मापन यूनिट है। ये पता होगा तभी तो हम माप पाएंगे ना। तो उसी प्रकार से जब तक हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय के संबंध में पता नहीं होगा कि क्या अर्थ है इनका, वास्तविक अर्थ में इनका क्या मतलब होता है, तब तक हम इनकी वास्तविकताओं को समाज में जांच भी नहीं पाएंगे। हमें अगर जांचना है इन चीजों को तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि असली अर्थ में इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे राजनीति क्या है। राजनीति किस खेत की मूली का नाम है और ये मूली मिलती कहां है और इस मूली को समाज में क्यों लाया गया है और ये समाज के लिए कितनी जरूरी है, इस बात को हम समझेंगे। किसके बारे में? राजनीति के बारे में। सुनना बहुत ध्यान से है, कान खुले रखने हैं इसको पढ़ते वक्त बहुत अच्छे से। अगर कान नहीं खुले रहेंगे तो आपको मैं खोल दूंगा अच्छे से, ठीक है? तो आइए पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। जो लोग राजनीति करते हैं, जो लोग राजनीति में होते हैं, वो क्या कहते हैं राजनीति को? वो कहते हैं कि ये तो जनता की सेवा है, इसके माध्यम से हम जनता की सेवा कर रहे हैं। समझ में आई बात? इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? जनता की सेवा कर रहे हैं। ये तो जनता के कल्याण का माध्यम है, ये तो जन जन तक पहुंचने का तरीका है। लेकिन वहीं जनता इसके बारे में क्या सोचती है, जनता का इस पर क्या दृष्टिकोण है, ये भी देख लेते हैं। आइए सुनते हैं। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दाव पेच से जोड़ते हैं तथा
आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता कहते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे और बढ़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। देखो, जो दिखता है वही बिकता है। तो जनता जैसा देखती है राजनेताओं को, राजनीति के संबंध में उनका विचार भी वैसा ही बन जाता है। किसके संबंध में? राजनीति के संबंध में, कि राजनीति कुछ ऐसी ही है। लेकिन सच में राजनीति वैसी नहीं है जैसी यहां दिखाई जा रही है। राजनीति के अलग अलग स्वरूप हैं, ये भी स्वरूप है। मैं कदापि मना नहीं करूंगा कि ये स्वरूप नहीं है, दल बदल नहीं है या घोटालेबाजी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन इसे निर्धारित करने में इस देश की जनता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। समझ में आई बात? जनता भी इस चीज को निर्धारित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आगे सुनो। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। जब हम लोगों को देखते हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का हक मार रहा है या अपने आप को आगे रख रहा है, तो हम कहते हैं कि ये तो राजनीति कर रहा है, ये तो राजनीति कर रहा है। अपनी बात मनवाने के लिए अलग अलग बातों को रखना, अलग अलग तरीके से लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना भी एक प्रकार की राजनीति है। समझ में आई बात? आज के समय पर अगर मैं राजनीति को समझाऊं आपको, तो आप ये देखिए ना, आज के समय पर भारत में धार्मिकता राजनीति का एक तरीका बन गई है। धर्म को प्रमुखता से रखकर एक पार्टी राजनीति कर रही है कि धर्म प्रमुख है, और चाहे वो धर्म के रास्ते पर एक पैसे के लिए भी ना चले। धर्म में कहीं चोरी लिखी है, घूसखोरी लिखी है? हाँ? और आप देखिए, फिर आप देखिए ना कि वो कितने सदाचारी हैं। जो पार्टी सबसे ज्यादा धर्म की बात करती है वो धर्म के रास्ते पे कितना चलती है? कदापि नहीं चलती। जो लोग धर्म की बात करते हैं वो लोग कितना चलते हैं धर्म पर? आप जाइए मंदिरों में, देखिए मंदिरों में पुजारी जी कितना धर्म का पालन कर रहे हैं, आप देखिए ना। जो उनको मोटा चंदा दे दे उसके तिलक भी लगा देंगे, उसके फूल भी चढ़ा देंगे, उसका प्रसाद भी अलग से, और उसे गर्भगृह में भी बिठा लेंगे। सारा खेल तो चंदे का है। और यही चीज राजनीति में भी है। लेकिन फिर भी राजनीति में आपकी भावनाओं को अपने तरफ लाने के लिए उन चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है जिनका कोई मतलब नहीं होता राजनीति से। समझ में आई बात? जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अपना हित साधने के लिए कुछ भी कर लेते हैं राजनीति में। राजनीति में सब अपना हित होता है, किसी का दूसरे का हित नहीं देखा जाता, सब अपना हित देखते हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का प्रयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। वह क्या कर रहा है? गंदी राजनीति कर रहा है। जैसे हम किसी को देखते हैं कि वो अपने बॉस की चापलूसी कर रहा है, तो हम सीधे समझ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है? ये राजनीति कर रहा है। और कैसी राजनीति? गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूं। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। देश में सब लोग अपनी समस्या के लिए राजनीति को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन कोई राजनीति में आने का हौसला नहीं दिखाता।
क्योंकि राजनीति में आ जाओगे तो आप भी तो गालियां खाओगे ना भाई। और सब पे ये हौसला नहीं होता कि वो गालियां खा सकें बेवजह की। कभी कभी तो बेवजह की गालियां राजनेता खाते ही खाते हैं। हाँ? सड़क खराब है उसके लिए भी राजनेता गाली खाएगा, उसके लिए भी राजनेता गाली खाएगा, उसके लिए कोई म्युनिसिपल काउंसलर को कुछ नहीं बोलेगा, सड़क परिवहन विभाग को कोई नहीं बोलेगा, उन सरकारी अफसरों को कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन नेताजी को जरूर गाली दी जाएगी। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी है इन चीजों को देखना और आपको इन सब चीजों को कराना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप उसके लिए उत्तरदायी हैं, आपको उसके लिए उत्तरदायी बनाया गया है। और अगर आप उन कामों को अंजाम नहीं दे रहे तो कोई मतलब नहीं है आपके होने का। आगे सुनिए, सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे ही वे अपने को इस खेल की जरूरत के अनुसार ढाल लेते हैं। सब लोग बुराई तो करते हैं और जैसे ही इस खेल में एंट्री कर लेते हैं वैसे ही इस खेल के माहिर बन जाते हैं। बड़े बड़े आपने लोगों को देखा होगा, बड़ी बड़े सिनेमा के लोगों को देखा होगा। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का नाम सुना है? हाँ? तो वो भी एक मथुरा से सांसद है ना। चुनाव के टाइम तो वो मथुरा में दिखती हैं, चुनाव हो जाने के बाद कभी नहीं दिखती। तो माहिर हो गई है ना, राजनीति में माहिर हो गए। मनोज तिवारी जी हैं जो पूर्वांचल का बहुत पक्ष लेते हैं और आज बिहार का बच्चा दबा के रात को पीटा जा रहा है। चू भी नहीं निकली है मनोज तिवारी के मुंह से, चू जिसे कहते हैं। एक मनीष कश्यप थे जब सबका हित लेने के लिए खड़े रहते थे। आज मनीष कश्यप कहीं नहीं दिख रहे, कि दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। बीपीएससी के बच्चों की बात करते हुए कहां दिख रहे हैं? गरीब मजलूम लोगों ने उन्हें इतना बड़ा बनाया और आज गरीब मजलूम बच्चों पर अत्याचार करा जा रहा है सरकार के द्वारा। मनीष कश्यप भैया कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहे। मनीष कश्यप भैया गायब हो चुके हैं, क्योंकि अब वो एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य हो चुके हैं। अब तो वो स्टार बन गए हैं ना, राजनेता बन गए हैं। तो उन्होंने भी अपने आप को राजनीति के हिसाब से डाल लिया कि नहीं डाल लिया? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए? बताओ आप मुझे, क्या राजनीति गंदी चीज है? ये बताओ भाई, क्या राजनीति गंदी चीज है? इससे हमें पीछा छुड़ाना चाहिए? कदापि नहीं। राजनीति से अच्छी चीज कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक अच्छे लोग आएंगे नहीं तब तक राजनीति अच्छी कैसे होगी? स्वाभाविक सी बात है। जब तक उसे कोई साफ करने वाला नहीं आएगा तब तक वो साफ कैसे होगी? भाई गंदगी को भी तो साफ करना पड़ता है ना, तभी तो वो साफ होता है। अब आप गंदगी में ही लिपट जाओ तो वो अलग बात है। आए आप साफ करने के बहाने से और लिपट गए उसमें तो वो अलग बात है। लेकिन जब तक अच्छे लोग आएंगे नहीं, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, तब तक अच्छा नहीं हो सकता। और ये तो सच है कि राजनीति जो कायाकल्प कर सकती है किसी भी समाज का, वो कायाकल्प और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पावर है। उसके पास क्या है? पावर ऑफ सोसाइटी। उसको सोसाइटी ने वो पावर दे रखी है कि वो समाज में परिवर्तन ला सके। तो उसके पास वो पावर है और उस पावर का प्रयोग करके वो समाज में बड़ा बदलाव कर सकती है। समझ में आई बात? यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए, अवश्य शामिल होना चाहिए। बहुत जरूरी है राजनीति में शामिल होना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है, जिसे बांटा नहीं जा सकता वैसा अंग है। अगर आप राजनीति को समाज से अलग करेंगे, समाज ही अलग हो जाएगा। समाज ही नहीं रह पाएगा। अगर समाज
को समाज बनाए रखना है तो राजनीति होना बहुत जरूरी है। बिना राजनीति के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजनीति समाज का अविभाज्य अंग है, अविभाज्य अंग जो बांटा नहीं जा सकता। आगे सुनो, महात्मा गांधी इस पर क्या कहते हैं। महात्मा गांधी ने एक टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। मतलब राजनीति ने हमें अजगर की कुंडली के समान जकड़ रखा है और हम इसमें तड़फड़ाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। तो अच्छे से तड़फड़ाया जाए, मतलब समाज से राजनीति को किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं किया जा सकता है। किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर राजनीति को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। यह बात समझ लो पीयूष, किसी भी स्थिति किसी भी परिस्थिति में समाज से राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, न किया जा सका है और न किया जा पाएगा। समझ में आई बात। आगे सुनो, राजनीति संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। ये चीजें हमें राजनीति बताती है कि सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे वो कार्य करती हैं और वो जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी है। ये सब बातें हमें राजनीति बताती है और हमें वाकिफ कराती है। आगे सुनिए, लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं है। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं वह प्रासंगिक होता है क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती हैं। इन सब नीतियों को निर्धारित करने का काम कौन करता है? सरकारें। और ये कहीं ना कहीं हमारे और आप सबके जीवन को प्रभावित करती हैं। इसीलिए राजनीति को समझना, सीखना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप राजनीति को नहीं समझेंगे तो इसका मतलब आप अपने ऊपर जो निर्णय थोपे जा रहे हैं उनको भी कदापि नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि सरकारें आपके जीवन की रूपरेखा को तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आपके जीवन में क्या होगा आने वाले समय में यह निर्धारित करने का काम आपकी सरकारें करती हैं। अभी निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स पॉलिसी में चेंजेस किए तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? सीधे सीधे हम पर पड़ेगा, किसी और पर तो नहीं पड़ेगा ना। तो कहिए राजनीति किसी काम की नहीं है, कहिए ना कि राजनीति किसी काम की नहीं है। राजनीति से ज्यादा उपयोगी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हर बच्चे को राजनीति जाननी और समझनी चाहिए। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती हैं, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल सकती है। समझ में आई बात? तो इस चीज, जब तक आपको राजनीति का महत्व नहीं पता होगा तब तक आप कभी अच्छी सरकार नहीं चुन पाएंगे। और अगर गलत सरकार चुन ली तो आपके देश को बर्बाद, आपके भविष्य को बर्बाद, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए राजनीति को पढ़ना और जानना, समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ में आई बात? बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से सुनो, अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक, आ गई ना बात, अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं, जैसे आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आजकल हो रहा है, दो संप्रदायों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
और इसके कारण क्या होगा? इसके कारण उस क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब बंद पड़ेगा, आर्थिक कामकाज बंद पड़ जाएगा, कोई कामकाज नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? आगे सुनो। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, हम अत्यंत जरूरी चीजें भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता, हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। तो अब आप बताएंगे, आप निर्धारित करेंगे कि आपके देश में क्या होना चाहिए। आप ये बताएं कि आपके देश में दंगा फसाद होना चाहिए या फिर स्कूल और अस्पताल पर काम होना चाहिए, ये आप निर्धारित करेंगे। और ये आप तब निर्धारित कर पाएंगे जब आप राजनीति का महत्व समझ पाएंगे, और जब तक आप राजनीति का महत्व नहीं समझेंगे तब तक आप देश की रूपरेखा को निर्धारित करने में अपनी वास्तविक भूमिका नहीं निभा पाएंगे। ये भी सच है। आगे सुनिए। चूंकि सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगे जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। आकांक्षा मतलब इच्छा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं। मतलब राजनीति का सीधा संबंध समाज से है और समाज में क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज को निर्धारित करने में राजनीति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों को जनता से जुड़ा होना शामिल होता है, तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती हैं, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। जब तक जनता वास्तविक तौर पर सरकार की नीतियों में अपने विचारों को नहीं रख रही, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जनता राजनीति में संलग्न है। जनता को पता होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है और अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। किसको? जनता को। अगर जनता इस चीज को नहीं कर रही तो इसका मतलब जनता सो रही है, और जिस देश की जनता सोती है उस देश का कभी राजनीतिक विकास नहीं हो पाता, उस देश का विकास भी नहीं हो पाता है। और अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो हमें अपने देश की सोई हुई जनता को राजनीति के प्रति सचेत करना पड़ेगा, और जब तक राजनीति के प्रति जनता सचेत नहीं होगी तब तक देश में राजनीतिक विकास नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।